आज हम संघ एस का एलिमेंट्रीज या निमेटोडा का अध्ययन करेंगे और इसके सामान्य कैरेक्टर देखेंगे या सामान्य लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि निमेटोडा ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निमा और टोडा। निमा मतलब होता है धागे नुमा या थ्रेड लाइक, और टोडा होता है नुमा यानी फोरम लाइक या फिर जैसे। तो ये सूत्र या धागे नुमा प्राणी होते हैं। उसके बाद में यदि हम इनके लक्षण देखें तो इन्हें सामान्य से हम गोल कृमि के नाम से जानते हैं। इन्हें गोल कृमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकृति में गोल होते हैं और साथ ही इनमें कूट गुई है सिरोम या देवगुआ पाई जाती है। उसके बाद यदि हम इनकी आकृति की बात करें तो यह धागे नुमा होती है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। उसके बाद में यदि हम देहविटी की बात करें तो यह त्रिस्तरीय होती है, मतलब कि इसमें तीनों जनन स्थल यथा मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। उसके बाद यदि हम समिति की बात करें तो इनमें द्विपार्श्व समिति या बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब हमने देखा था कि इसमें जंतु है वो एक मध्य रेखा के द्वारा दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद यदि हम खंडीभवन या सेगमेंटेशन की बात करें तो यह इनमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद यदि इनकी प्रकृति की बात करें तो यह मुक्त जीवी या परजीवी प्रकार के प्राणी होती है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह केवल जंतुओं के ही नहीं बल्कि पादप के परजीवी भी होते हैं, जबकि हमने संकलेटी एलिमेंट्रीज में देखा था वे केवल जंतु परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और एक बात तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए है कि जो संघ एस के एलिमेंट्रीज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्रीज है उसमें केवल कृमि समान जंतु या वर्म लाइक एनिमल्स आते हैं, अतः इन दोनों संघों को मिला के हेलमिंथ या वर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद में यदि हम इनकी देह के बारे में अध्ययन करें तो यह बेलन आकार होता है और इन प्राणियों में शीर्ष या जो सिर भाग होता है वो अस्पष्ट होता है। यदि हम अधितम की बात करें तो इनके अधितम के ऊपर क्यूटिकल कारण पाया जाता है जो कि एक परजीवी अनुकूलन है। यदि इनके बाद में इनके एपिडर्मिस की कोशिकाओं की बात करें तो यह संकोशिकीय या सिनसाइटियल होती है, अर्थात इनमें ऐसे अधिक केंद्रक एक ही कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण जो अधितम है वो एक नाभि जैसी संरचना के रूप में या फिर रस्सी जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद में यदि हम हार्नाल की बात करें तो यह सीधी होती है और मुख्य भाग में खुलती है और यह ऐसा पहला संघ है, मतलब कैस्का एलिमेंट्रीज ऐसा पहला संघ है जिसमें कि पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम इनके हार्नाल की बात करें तो इनमें जो भोजन है वो मुख्य द्वारा ग्रहण किया जाता है जो कि ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी ग्रसिका यानी इसोफेगस में खुलती है और ग्रसिका आमाशय में खुलता है और आमाशय आंतर में और आंतर गुदा में खुलती है। तो यह इनके भोजन का या भोज्य पदार्थों का पत्र रहता है। यदि हम इनके कंकाल में बात करें तो इनमें ठोस कंकाल नहीं पाया जाता है, अतः कंकाल का कार्य है वो जो इनकी देह में तरल पाया जाता है जिसे हम देह हुई तरल या सिरोमिक फ्लूइड कहते हैं, वो एक द्रव स्थितिक कंकाल की भांति कार्य करता है। उसके बाद में यदि हम परिसंचरण और संतंत्र की बात करें तो इनमें दोनों ही तंत्रों का अभाव होता है। अब प्रश्न उठता है कि इनका कार्य कौन करता है। तो परिसंचरण का कार्य तो देह हुई द्रव या सिरोमिक फ्लूइड द्वारा हो जाता है और श्वसन है वो इन प्राणियों में सामान्य देह सतह द्वारा होता है। यदि हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें उत्सर्जन है वो रेनेट सेल्स या रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होती है। यह ग्रंथि यानी कि ग्लैंडुलर सेल्स होती है और यह आकृति में एस आकृति की दिखाई देती है। इसके अलावा यदि हम उत्सर्जन की बात करें तो इनमें उत्सर्जन नाली भी पाई जाती है और जो उत्सर्जन अंदर है वो अग्र सिरे पर, मतलब किसी भाग पर अधर दिशा की ओर होता है। उसके बाद यदि हम संवेदांग की बात करें तो इनमें संवेदांग है वो इनमें जटिल संवेदांग अनुपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ रसायनग्राही और एम्फिस और स्टाइलेट यानी सुकिका पाई जाती है। फ्रेश में जब वो रसायनग्राही होते हैं, अर्थात ये जल के या जिस माध्यम में ये रहते हैं
या परजीवियों में जो रसायन स्रावित किए जाते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति की जांच करता है और यह अग्र सिरे पर स्थित होता है, जबकि एम्फिड या स्टाइलेट्स है वो पश्च सिरे पर व्यवस्थित होते हैं। यदि हम जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये प्राणी यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं, और यदि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता की बात करें तो इनमें स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें मादा है वो नर से अपेक्षाकृत बड़ी होती है। उसके बाद यदि हम जनन वाहिनियां की बात करें या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की बात करें तो मादा के अंदर यह जनन छिद्र में खुलती है, और नरों की बात करें या मेल्स में यह अवस्कर में खुलती है। यदि हम विदलन की बात करें तो इनमें सर्पिल और निर्धारित प्रकार का विदलन पाया जाता है। इनमें परिवर्धन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। यदि हम निर्वचन की बात करें तो जिन प्राणियों में अप्रत्यक्ष परिवर्धन या परिवर्तन लार्वा के द्वारा होता है उनमें जो लार्वा है वो अनेक बार निर्मोचन की क्रिया करता है, जबकि वयस्कों में निर्मोचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। अब हम यदि संघ एस्केलमेंटिस के वर्गीकरण की बात करें तो संघ एस्केलमेंटिस का वर्गीकरण है वो इनके संवेदांगों के आधार पर किया गया है। यदि हम संवेदांग की बात करें तो हमने एस्केलमेंटिस के सामान्य लक्षणों में ऐसा कि इनमें प्रमुख संवेदांग है वो फेस्मिद होता है। फेस्मिद के आधार पर संघ एस्केलमेंटिस को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब हमने अभी देखा कि एस्केलमेंटिस के वर्गीकरण का आधार इनके संवेदांग होते हैं, और इनमें मुख्य संवेदांग हमने पढ़ा था कि फेस्मिड और एम्फिड्स पाए जाते हैं। तो फेस्मिड के आधार पर एस्केलमेंटिस को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है एफेस्मिडा और दूसरा है फेस्मिडा। यदि हम नाम से देखें तो फेस्मिडा से हमें पता चल रहा है कि इनमें फेस्मिड्स है वो पाए जाते हैं। अब ये एफेस्मिडा ए लगाने का मतलब यहाँ नहीं होता है, तो एफ और फेस्मिड ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इनमें फेस्मिड नहीं पाए जाते हैं। यदि हम इनके सामान्य नाम या कॉमन नेम देखें तो इस वर्ग को एडिनोफोरा कहते हैं और एफेस्मिडा वर्ग को सेकेटोमिया कहते हैं। यदि हम इनके फेस्मिड्स की बात हमने करी थी कि फेस्मिडा में फेस्मिड्स पाए जाते हैं और एफेस्मिडा में वो फेस्मिड्स नहीं पाए जाते हैं। उसका एम्फिड की बात करें तो फेस्मिडा में ये बड़े होते हैं, जबकि एफेस्मिडा में ये बड़े होते हैं, जबकि फेस्मिडा में ये छोटे और छिद्रित होते हैं। इसके बाद यदि हम इनकी प्रकृति की बात करें तो फेस्मिडा में आने वाले जंतु है वो सामान्यतः परजीवी होते हैं, जबकि एफेस्मिडा में आने वाले जंतु है वो मुक्त जीवी या फिर परजीवी प्रकार के होते हैं। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो एफेस्मिडा में ट्राइक्यूरस या ट्राइकिनेरा है, जबकि फेस्मिडा का उदाहरण बेरनकुलस, रेटाइडिस, एंसेलोस्टोमिया आदि पाए जाते हैं। तो ये एस्केलमेंटिस का वर्गीकरण था। तो आज के लिए इतना ही।